Hello students, welcome to my channel Super Study Classes. Students, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी अर्थव्यवस्था के पहले चैप्टर का 8वां पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कि भारत के विकास में बिहार की विकास की क्या भूमिका है। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। और साथ ही ये बात इसलिए भी कही जाती है कि क्योंकि बिहार का अतीत बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है और इसलिए जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भी बिहार भारत का एक बड़ा राज्य है, इसलिए इसका विकास करना आवश्यक है। चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की बात हो, अब बिहार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, ठीक उसी तरह से किसी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व की संपन्नता के लिए घातक होता है। तो इस प्रकार इस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने यह कहा है कि गरीबी जो है एक कैंसर रोग की तरह है और यह रोग जब शरीर के किसी पार्ट में होता है तो पूरे शरीर को बीमार कर देता है, यहाँ तक कि आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। उसी प्रकार गरीबी भी कैंसर की तरह पूरे समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए घातक होता है। उपरोक्त कथन की सार्थकता इस बात में है कि बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर हम भारतवर्ष के विकास एवं समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात पूरे भारत में अगर बिहार जैसा राज्य पिछड़ेपन और गरीबी का शिकार रहेगा तो फिर भारत का विकास एवं उसकी समृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए बिहार का विकास होना आवश्यक है। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक उर्वरक भूमि यानी फर्टाइल लैंड है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनवरत जल प्रवाह होता रहता है। यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाते हैं। यदि बिहार की नदियों को परस्पर जोड़कर रिवर इंटरलिंकिंग कर जल संसाधन के उपयोग की योजना को लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है तथा दक्षिणी बिहार को सिंचाई की सुविधा के द्वारा सूखे से राहत दिलाई जा सकती है। अर्थात वर्षा के जल को अगर परस्पर नदियों को आपस में जोड़कर और नहर योजना को लागू करके बड़े बड़े बांध और नहर बनाकर इन पानियों को जिस एरिया में जरूरत है वहां प्रवाह कर सिंचाई की सुविधा की पूर्ति की जा सकती है तथा सूखे इलाके में पानी पहुंचाया जा सकता है और इस तरह बाढ़ और सुखाड़ दोनों से बिहार की सुरक्षा हो सकती है। बिहार में दक्ष मानव संसाधनों की कमी नहीं है। न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूरों ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के विकास को फलीभूत बनाया है। देश के सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तथा पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधनों का प्रमुख योगदान रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार से मजदूर पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में जाकर कृषि को और उन्नत बना रहे हैं तथा टेक्नोलॉजी के मामले में भी बिहार के युवा जो हैं वो काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार की कृषि और कृषि जन्य या कृषि जनित उद्योगों एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री के विकास से राज्य का विकास किया जा सकता है। हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बिहारियों का या बिहार की जनता का एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री में यानी कि कृषि और कृषि से संबंधित जो उद्योग धंधे हैं उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है या हो सकता है। और पिछले कुछ वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के विकास में गति आई है, क्योंकि
यहाँ के युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं, दूसरे राज्यों में जाकर भी। कृषि जनित उद्योग अर्थात कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो कृषि जनित उद्योग ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना और लीची से लीची जूस बनाना या आम से फ्रूटी और मैंगो शेक जैसी चीज़ें बनाना आदि कृषि जनित उद्योग कहलाते हैं। या ईख से चीनी बनाना भी कृषि जनित उद्योग के अंतर्गत ही आता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने बिहार का वर्तमान विकास दर 11.03% माना है, जो देश में गुजरात जिसका विकास दर 11.5% के बाद दूसरा है। विगत वर्षों में भारत के विकास की गति में तेजी आई है। विकास की गति के कारण ही वर्तमान दौर के आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कम हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ ये है कि जैसे जैसे किसी देश का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे उसके ऊपर आर्थिक मंदी का प्रभाव कम पड़ेगा। यही भारत के साथ भी हो रहा है। यह संतोष की बात है कि विगत कुछ वर्षों में बिहार के विकास के लिए कारगर प्रयत्न किए जा रहे हैं। बिहार में प्रगति के इस दौर की प्रशंसा देश भर में की जाने लगी है। यदि देश और बिहार कंधा में कंधा मिलाकर विकास की क्रिया के वर्तमान दौर को कारगर करे तो 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार जैसे राज्य जो कि देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो अगर केंद्र और राज्य दोनों परस्पर मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें तो विकास की दौड़ में भारत अग्रणी देशों में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध, यानी इन दोनों के बीच क्या संबंध है। देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यानी रोटी, कपड़ा और मकान ये हर एक व्यक्ति की बेसिक नीड्स है। हर समय सत्ता के गलियारे में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा जोरों से बुलंद किया जाता है ताकि देश के विकास द्वारा लोगों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किया जा सके। देश के गरीब लोगों की आकांक्षा इन न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहता है। अर्थात चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती ही है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो हर एक व्यक्ति की यह मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इस मामले में गरीब लोगों की होती है, जो कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब हम लोग देखेंगे कि गरीबी रेखा क्या होती है, पॉवर्टी लाइन किसे कहते हैं। तो गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन को निर्धारित करने के लिए कौन से मापदंड अपनाए जाते हैं। गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन यानी बॉर्डर लाइन तय किया गया है। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। यानी कि ग्रामीण इलाकों में कृषक मजदूर होते हैं, खेत में काम करने वाले कृषक होते हैं जो कि फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में ऑफिशियल वर्क करने वाले लोगों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। यानी एक दिन में 2100 कैलोरी शहरी लोगों के लिए और ग्रामीण लोगों के लिए 2400 कैलोरी एक दिन में चाहिए। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह एक काल्पनिक रेखा है, यानी इमेजिनरी लाइन। इस रेखा से नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाता है। इसे संक्षेप में BPL भी कहा जाता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विगत 60 से अधिक वर्षों में देश में विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि जिस हिसाब से देश की जनसंख्या बढ़ती है
उस हिसाब से देश के संसाधन नहीं बढ़ते हैं। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या देश के विकास में, उसके आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। अतः विकास की दर बढ़ने के बावजूद भी गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से देश के संसाधन में विकास नहीं होते। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी का एक मुख्य कारण हो गई है, जिसके कारण हमारे देश की आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। इसके कारण गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई है। नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे शॉर्ट में हम लोग नरेगा कहते हैं। समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है। देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि ये जो समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके द्वारा गरीब लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है और देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें कपड़ा और मकान भी उपलब्ध हो सकता है। तो इस प्रकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की योजना बनाई गई है। यह योजना या स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत, जिसे शॉर्ट में हम लोग नरेगा के नाम से जानते हैं, शुरू की गई। इसे संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। इस प्रकार विकास की अवधारणा से हमारा मतलब देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के लोगों के विकास से है। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब कृषि, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदि से, तथा सभी वर्गों के विकास से हमारा मतलब निष्पक्ष रूप से तथा बिना भेदभाव किए हुए संपूर्ण समाज के विकास से संबंधित है। इन दिनों सभी वर्ग के सम्यक विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसे हम आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं यानी समावेशी विकास कहते हैं, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों के विकास को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के विकास के द्वारा हमारा प्रयास लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराना होता है, अर्थात समावेशी विकास से समाज के सभी वर्गों का विकास होता है। इसलिए ऐसी अवधारणा को हमारे अर्थशास्त्र में या हमारे देश के विकास के लिए अपनाया गया है। तो यहाँ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर से लाइक करना ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।